Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the viewers. Hope so everybody would be fit and fine. The special purpose of recording today's video is to discuss the age of John Milton in English literature. As you know that when the age of William Shakespeare ended in 1625, after that the age of John Milton started till 1660. कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जैसे ही विलियम शेक्सपियर की एज 1625 में ख़त्म होती है तो उसके बाद एज ऑफ मिल्टन का आगाज़ होता है जो 1660 तक चलती है। उसके बाद एज ऑफ जॉन ड्राइडन का आगाज़ होता है। 1660 से लेकर 1700 तक एज ऑफ जॉन ड्राइडन है, मतलब कि शेक्सपियर के बाद एज ऑफ मिल्टन के बाद एज ऑफ जॉन ड्राइडन। तो आज हम जस्ट जो है वो एज ऑफ मिल्टन को डिस्कस करेंगे। सो एज ऑफ मिल्टन को समझने से पहले ये लाजमी है कि हम हिस्टोरिकल और सोशल जो पर्सपेक्टिव है या हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इंग्लैंड के, उस पे हम एक थोड़ी सी नज़र डालें। हैव अ लुक एट दिस चार्ट। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इंग्लैंड के जो एज ऑफ मिल्टन और एज ऑफ जॉन ड्राइडन को कवर करते हैं। तो जो रेन ऑफ जेम्स वन है, चार्ल्स वन का रेन हो गया, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, रेस्टोरेशन एज, मतलब कि जो चार्ल्स वन के बाद कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आ गई थी, उसके बाद फिर से चार्ल्स टू का जो दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ तो उसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन एज। तो मतलब कि वो फिर से जो है वो गवर्नमेंट। अब ये जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये एज ऑफ मिल्टन एंड एज ऑफ जॉन ड्राइडन को कवर करते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। एक बात याद रखें कि एज ऑफ जॉन मिल्टन एंड एज ऑफ जॉन ड्राइडन आर ओवरलैप्ड, मतलब कि आप मिल्टन और जॉन ड्राइडन की एज को अलग से आप जो है वो स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एजेस जो हैं ये ओवरलैप्ड हैं। क्योंकि हुआ ऐसे था कि इन दोनों एजेस का पॉलिटिकल सोशल जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट सेम था। जितने भी इवेंट्स एज ऑफ मिल्टन में हुए थे उनका जो था वो इन्फ्लुएंस एज ऑफ ड्राइडन पे आया था। और ऐसा भी हुआ था कि देयर वर मैनी पोएट्स हु लिव्ड इन द एज ऑफ मिल्टन एंड गॉट देयर वर्क्स पब्लिश्ड इन द एज ऑफ जॉन ड्राइडन, कि बहुत सारे पोएट्स जो थे वो एज ऑफ मिल्टन में वो रहे और उनका जो काम था वो एज ऑफ मिल्टन में फिर पब्लिश हुआ। उनके जो एसेज थे, उनकी जो स्टोरीज थी, उनकी जो पोएम्स थी, इसलिए हम कहते हैं कि एज ऑफ मिल्टन एंड एज ऑफ जॉन ड्राइडन आर ओवरलैप्ड। क्योंकि अब जब जॉन मिल्टन 32 इयर्स का था तब जो है वो जॉन ड्राइडन पैदा हुए थे, मतलब कि इन दोनों की एजेस जो हैं वो ओवरलैप्ड हैं। ऑलराइट, हैव अ लुक एट द लाइफ स्केच ऑफ मिल्टन। मिल्टन वॉज बोर्न ऑन 9th December 1608 and died in 1674. 1674 में जो है वो इनका इंतकाल हो गया। He was the alumni of University of Cambridge, St. Paul's School London, Christ College Cambridge, मतलब कि ये वो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जो है वो जॉन मिल्टन ज़ेर तालीम रहे। अब जॉन मिल्टन was a well-known poet of English literature। ये प्रोज राइटर नहीं थे, इनके एक दो वर्क्स हैं जो प्रोज में हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मिल्टन एक फेमस हैं वो अपनी पोइट्री की वजह से हैं। ही बिकेम ब्लाइंड इन 1653। 1653 में ये मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्लाइंड हो गए थे, इसलिए उनका जितना भी वो पोइट्री का लिखने का काम होता था ये अपनी बेटियों को बताते थे और वो जो है वो उनको तहरीरी फॉर्म में लेकर आती थी। ही वॉज द सपोर्टर ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। प्योरिटनिज्म आपने वर्ड पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जो प्योरिटनिज्म है या प्योरिटन्स हैं या प्रोटेस्टेंट हैं उनके जो है ये हामी थे, उनको सपोर्ट करते थे। एज ऑफ मिल्टन है उसके अंदर हम मेटाफिजिकल पोएट्स पढ़ते हैं। अब मेटाफिजिकल पोएट्स कौन है? स्पेशली मेटाफिजिकल पोएट्स आर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन डन। जॉन डन एक पोएट थे, उसके जो है वो फुटप्रिंट पे जो पोएट्स चल रहे थे जो नाम देते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स का, जिनमें अब्राहम कॉली है, रिचर्ड क्रॉशा है, जॉर्ज हर्बर्ट है, हेनरी वॉन है, थॉमस ट्रेन है। ये वो पोएट्स हैं जिनको हम नाम देते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। अब मेटाफिजिकल पोएट अलग से हम डिस्कस करेंगे कि मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है। बस जस्ट इतना याद रख लें कि दे कॉपीड नेचर इन सच अ वे दैट दे यूज्ड फार फेच्ड सिमलीज। उन्होंने सिमलीज यूज़ की और वो सिमलीज जो थी वो फार फेच्ड सिमलीज थी, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स का।
उसके बाद हम एज ऑफ मिल्टन में हम पढ़ते हैं कैवलियर पोइट्स। अब कैवलियर पोइट्स कहें या कोर्ट पोइट्स कहें, दिस इज सेम थिंग। ये वो पोइट्स हैं जिन्होंने चार्ल्स वन को सपोर्ट किया था, मतलब कि जिन्होंने चार्ल्स वन की सपोर्ट में अपनी नज़में लिखी, जिन्होंने अपने चार्ल्स वन की सपोर्ट में मुख्तलिफ ऐसे लिखे, अपने जो है वर्क्स पब्लिश करवाए, इनको हम नाम देते हैं कैवलियर पोइट्स। पोइट्स हु सपोर्टेड चार्ल्स वन एंड द कोर्ट ऑफ चार्ल्स वन, या इंग्लिश जो कोर्ट थी उनको जिन्होंने सपोर्ट किया। अब कैवलियर पोइट्स में जो है वो जो इम्पोर्टेंट पोइट्स थे, रॉबर्ट हैरिक है, थॉमस क्रू है, फ्रांसिस क्यूरीज है, सर जॉन सकलिंग है, रिचर्ड लवलेस है, एंड्रू मॉरवेल। दीज आर द इम्पोर्टेंट कैवलियर पोइट्स हु सपोर्टेड चार्ल्स वन। ऑलराइट, अब ये वो पोइट्स हैं जिन्होंने जो है वो सिविल वार के दौरान अपनी पोइट्री कंपोज की थी। हमने स्टुअर्ट डायनेस्टी के अंदर पढ़ा था कि इंग्लैंड के अंदर जो है वो एक सिविल वार चल रही थी किंग और जो है वो मास्टर्स ऑफ लंदन के बीच में। ऑलराइट, अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ओड ऑन नेटिविटी पब्लिश्ड इन 1629, कॉमर्स एक पोएम थी पब्लिश्ड इन 1634, एरोपेजिटिका, दिस इज द प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन 1644। ये जो था एक अपोजिंग वर्क था। अब उस टाइम क्या था, किंग ने जो है वो इंग्लैंड के अंदर जितने भी बुक्स पब्लिश हो रहे थे उन पे जो है वो किंग ने, चार्ल्स वन ने सेंसरशिप लगा दी थी कि मतलब कि वो बुक अगर वो किंग के ख़िलाफ़ था, उसमें कोई लाइन कोई चीज़ लिखी हुई थी तो उसको वो काट देते थे या वो बुक पब्लिश नहीं होने देते थे। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एरोपेजिटिका बुक लिखा गया था, जो जॉन मिल्टन, बुक तो नहीं था, ये जस्ट एक पैम्फलेट था, पैम्फलेट फॉर्म में जो है वो ये एरोपेजिटिका एक वर्क लिखा गया था। इंपॉर्टेंट वर्क जो है जॉन मिल्टन का वो है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट 3 वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। के जॉन मिल्टन का जो नाम है वो पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड की वजह से है। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज़।